तो जो हम लोगों ने डिफ्यूज़न और एफ्यूज़न पढ़ा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न या रेट ऑफ एफ्यूज़न को कंपेयर करना सीखा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं कि जो भी बेसिक फार्मूला पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, न्यूमेरिकल में किस तरह से अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ हीलियम एंड CH4 अंडर सिमिलर कंडीशन। हमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न को कंपेयर करना है, एक गैस है हीलियम और दूसरा है CH4 अंडर सिमिलर कंडीशन। अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस के लिए सेम है। देखो यहाँ सिर्फ लिखा अंडर सिमिलर कंडीशन, लेकिन इसका अर्थ होता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला जब लिखते हो R2/R1 उसमें प्रेशर वाला टर्म आएगा? नहीं आएगा। वो प्रेशर वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट मोल रेशियो एंड मास रेशियो ऑफ हीलियम एंड CH4 इनिशियली डिफ्यूजिंग आउट। मतलब कंटेनर से डिफ्यूज होकर के बाहर हीलियम और CH4 जो जा रहा है उसका मोल रेशियो क्या और मास रेशियो क्या है। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो भाई ध्यान से सब, 3 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर है। रेट को कंपेयर करना है, रेट किसका? हीलियम का। और रेट किसका? रेट CH4 का। तो हीलियम और CH4 के रेट को हमें कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? तो इट इज इक्वल टू हम लिखेंगे मोलर मास ऊपर में CH4 का और नीचे में मोलर मास किसका? हीलियम का। यही तो लिखते हैं। रेट का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। R2/R1 इक्वल टू M1/M2 का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब मोलर मास CH4 का क्वेश्चन में तो दिया नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। ये तो निकालना होता है। कार्बन का होता है 12, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, तो 4 के लिए 4, तो 12 और 4 16, और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो मोलर मास और एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है। वैल्यू को पुट कर दिया, ये एटम है इसलिए एटॉमिक मास कह रहे, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, और अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास और मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। ये सब कहाँ से कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट से। चलो भाई ये सब तुम लोग को बहुत बढ़िया से आ गया है। तो ये क्या हो गया? 4 चौका 16 यानी कि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 यानी 2:1। आपके पास रेट का रेशियो आ गया, रेट हीलियम का बटा रेट CH4 का। रेट किसका? डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो 2:1 के बराबर आया। तो एक आंसर तो ये हुआ, कंपेयर कर देना। हमने कंपेयर रेट को कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है मोल रेशियो कैलकुलेट करो। देखो भाई सिखाया था कि ये जो रेट का रेशियो है और नंबर ऑफ मोल जो डिफ्यूज होकर बाहर चला गया, जस्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर दे रहे थे लास्ट में एक बहुत बड़ा फार्मूला लिखा था। उसमें लिखा था कि नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ मोल हीलियम का जो भाग गया डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और नंबर ऑफ मोल जो CH4 का जो भाग गया डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर? रेट के रेशियो के बराबर होता है। यानी रेट हीलियम का और रेट CH4 का। रेट का रेशियो जो होगा नंबर ऑफ मोल जो डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा उसके रेशियो के बराबर होगा। अर्थात ये आपने जो कैलकुलेट किया मोल का रेशियो जो डिफ्यूज होकर बाहर गया वो भी आंसर वही हो गया। यानी कितना? 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल हीलियम का यदि 2 मोल बाहर जाएगा तो CH4 का 1 मोल जाएगा। 2 मोल यदि हीलियम का डिफ्यूज करके बाहर जाएगा तो CH4 का 1 ही मोल जाएगा। चलो ये मोल का रेशियो हुआ। और क्या पूछता है? मास का रेशियो। यानी बेसिकली पूछता है कि जो मास हीलियम का डिफ्यूज होकर बाहर चला गया एंड बटा मास जो CH4 का बाहर डिफ्यूज होकर के जाएगा उसका रेशियो क्या है। तुम्हारे पास रेशियो किसका है? मोल का रेशियो है। ये मोल से मास कैसे निकालते हो? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोल से मास हो जाएगा। बड़ा सिंपल होता है। ये मोल था, ये मोल था, मोल का रेशियो है ना, मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मोल? हीलियम का। तो मोलर मास भी किसका? हीलियम का। कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। CH4 का मोल 1 मोल, मोलर मास कितना? 16, तो 4 दूना 8 दूना 16 है कि नहीं? यानी 1/2 ये आ गया मास का रेशियो। पहला पार्ट के लिए ये आंसर, दूसरा पार्ट के लिए ये आंसर, तीसरा पार्ट के लिए ये आंसर हुआ। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हीलियम का यदि 1 ग्राम बाहर निकलेगा तो CH4 का 2 ग्राम बाहर डिफ्यूज होकर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंटेनर कंटेन्स हीलियम एंड CH4 in 4:1 मोल रेशियो।
कंपेयर रेट ऑफ एफ्यूजन। देखो रेट ऑफ एफ्यूजन का है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का है, बेसिकली न्यूमेरिकल पर्पज से दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा। कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4, यानी एक कंटेनर में हीलियम भी और CH4 भी है, लेकिन इस बार अंडर सिमिलर कंडीशन नहीं है, इस बार प्रेशर दोनों का सेम नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो वो डिफरेंट है, 4:1 का मोल रेशियो है, एक ही कंटेनर में है, मोल डिफरेंट होगा तो उनका पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट होगा, है कि नहीं? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रेट डिफ्यूजन का हीलियम का ऊपर में, CH4 का नीचे में। जिसकी पहले बात करा पहले रख दिया नीचे में, जो बाद में बात करा उसकी हम बाद में बात नीचे रख दिया। यानी रेट का रेशियो आपने हीलियम का और CH4 का इस तरह से लिखा। इस बार सिर्फ इसको लिखने से काम नहीं चलेगा। मोलर मास यहाँ पर क्या लिख रहे थे? CH4 का। यहाँ पर मोलर मास किसका होगा? हीलियम का। ये कब लिखते, ये फार्मूला कब होता? जबकि लिखा रहता अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब दोनों के लिए या तो मोल सेम है एक ही कंटेनर में, और अगर मोल सेम होगा तो प्रेशर भी सेम होगा, तो प्रेशर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर वाला टर्म आएगा, क्या आएगा? P2/P1, यानी पार्शियल प्रेशर हीलियम का बटा पार्शियल प्रेशर CH4 का। लेकिन पार्शियल प्रेशर नहीं दिया तो क्या सिखाया था? अगर मोल का रेशियो दिया तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होगा बच्चे। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो कंटेनर में मौजूद था किसका? हीलियम का, एंड बटा नीचे में नंबर ऑफ मोल जो कंटेनर में मौजूद था किसका? CH4 का। क्या ये नंबर ऑफ मोल का रेशियो हीलियम और CH4 का दिया है? क्वेश्चन में दिया है। हीलियम यदि 4 मोल है तो CH4 1 मोल है, 4:1, और मोलर मास CH4 का 16 और हीलियम का 4 है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 4 चौका 16, ये स्क्वायर रूट करोगे 4 का तो 2 आएगा, 4 दूना 8, यानी 8/1, 8:1 ये आंसर हुआ। ये आंसर हो गया। एक आंसर तो यही हो गया, यही पूछता ही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, तो आंसर होगा 8:1, है कि नहीं? यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम का CH4 के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स है, 8 गुना है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल का रेशियो पूछता जो कि डिफ्यूज होकर बाहर चला गया, हीलियम का और CH4 का पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछता यानी नंबर ऑफ मोल का बताओ रेशियो हीलियम का और CH4 का जो बाहर चला गया, डिफ्यूज होकर बाहर चला गया, क्या निकाल रहे हैं? जो बाहर चला गया, बाहर डिफ्यूज हो गया, बाहर डिफ्यूज होकर के जो चला गया मोल, उसका जो रेशियो है वो किसके बराबर? शुरुआत से सिखाते रहे, कॉन्सेप्ट भी सिखाया, इसके पहले न्यूमेरिकल भी सिखाया, और फिर यहाँ पर बता रहे रेट के रेशियो के बराबर, इसी रेशियो के बराबर, यानी कितना? 8/1। और यही अगर मास का रेशियो पूछता कि हीलियम का और CH4 का मास का रेशियो क्या होगा जो कि बाहर चला गया, तो क्या करते? इसको गुना करते इसके मोलर मास से 4 से, और इसको गुना करते इसके मोलर मास 16 से, है कि नहीं? तो मास का रेशियो तुम्हारे पास आ जाता। यानी ये कह रहे यदि पूछता कि मास का रेशियो किसका? हीलियम का, बटा मास का रेशियो किसका? भाई CH4 का, जो कि डिफ्यूज होकर बाहर चला गया, उसका रेशियो क्या होगा? तो मोल का रेशियो था 8/1, ये तो मोल था। मास कैसे निकालते हो? मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो बच्चे 4 से, और CH4 का मोलर मास 16, तो कितना हो गया? 8 चौका 32, 16 दूना 32, यानी 2:1। यह आंसर हुआ मास का रेशियो। अर्थात हीलियम का यदि 2 ग्राम निकलेगा तो CH4 का 1 ग्राम निकलेगा। इसका अर्थ ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स हीलियम एंड CH4 इन 3:1 मोल रेशियो। अर्थात एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि हीलियम और CH4 3:1 मोल के रेशियो में मौजूद है। यानी कि हीलियम का यदि 3 मोल है तो CH4 का 1 मोल है। एक गैसियस मिक्सचर है। कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर, यानी ये जो गैसियस मिक्सचर है ये ओवरऑल एज ए गैसियस मिक्सचर बाहर जब निकलेगा तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको हमको कंपेयर करना है किससे? विथ प्योर CO गैस, प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब दोनों जगह जहाँ पर CO है और जो मिक्सचर है दोनों जगह जो प्रेशर का वैल्यू है वो सेम है, तो प्रेशर वाला टर्म क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कौन सा केस है? कुछ याद आ रहा है? केस नंबर 3 जिसमें कि एक कंटेनर में गैसियस मिक्सचर था और उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर किया गया था एक प्योर गैस से। तो क्या ज़रूरत है पहले ये देखोगे भाई, हमें रिक्वायरमेंट क्या है। चलो हमने इसको ऐसे किया,
करना है क्वेश्चन में रेट को कंपेयर मिक्सर, गैसियस मिक्सर को रेट प्योर CO गैस से। अंडर सिमिलर कंडीशन में प्रेशर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलर मास ऊपर में किसका जाएगा, CO का, और नीचे में मोलर मास किसका, मिक्सर का। तो ऊपर वाला मोलर मास तो तुमको पता है, इसका 12 और इसका 16 है कि नहीं। तो 16 और 12 28, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28, और मोलर मास मिक्सर का ये हमें नहीं पता। यदि मोलर मास मिक्सर, गैसियस मिक्सर का ये पता चल जाए जिसमें हीलियम और CH4 3:1 मोल रेशियो में है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है कि नहीं। बहुत आसान है। तो क्या करेंगे कि आपके पास जो गैसियस मिक्सचर था, कौन कौन गैस है, गैस एक है हीलियम और दूसरा गैस है CH4। ये गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि यदि हीलियम का 3 मोल है तो CH4 का 1 मोल है। रेशियो दिया हुआ है, हमने मान ही लिया कि इसका 3 मोल, इसका 1 मोल, है कि नहीं। इसका x मानोगे तो इसका 3x मोल हो जाएगा। कोई भी एक रेशियो 1:3 के रेशियो में ले लिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मोलर मास इस गैसियस मिक्सचर का कैलकुलेट करना है, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में भी कैलकुलेट करना सिखाया और मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल में सिखाया था। गैसियस अगर मिक्सचर है तो एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास मिक्सचर का कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या, M1N1 प्लस M2N2। 2 ही गैस है तो 2 बार, 3 गैस रहता तो 3 बार करते, एंड डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और M1 M2 क्या है, मोलर मास है। तो इसका मोलर मास को M1 कह दिया, हीलियम का 4 होता है ना, और इसके मोलर मास M2 को कह दिया, M2 कह दिया इसका, जो कि 16 है। और ये N1 हो गया नंबर ऑफ मोल हीलियम का, और ये नंबर ऑफ मोल हो गया CH4 का, N2 कह दिया। वैल्यू को पुट करते हैं, एवरेज मोलर मास यानी मोलर मास मिक्सचर का मिल गया M1N1 तो 4 तिया 12, M2N2 तो 16 गुने 1 कितना 16, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया भाई, और डिवाइड बाई N1 प्लस N2, 3 और 1 4, तो कितना हो गया 28/4, 7 चौक 28, 7, यानी एवरेज मोलर मास 7 आया। यूनिट क्या होता है मोलर मास का, ग्राम पर मोल। चलो यूनिट भी लिख लिए, 7 भी लिखते हैं, यूनिट की जरूरत भी नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब है, लेकिन यूनिट होता है मोलर मास का ग्राम पर मोल। तो मोलर मास मिक्सचर का मिल गया 7 ग्राम पर मोल, है कि नहीं। और इसी मोलर मास मिक्सचर का जो एवरेज वैल्यू आया, यहाँ पर हमने 7 पुट कर दिया, तो 7 चौक 28, 2:1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी एक गैसियस मिक्सचर है तो एवरेज मोलर मास इस फार्मूले से निकाल लो, और अंडर सिमिलर कंडीशन में प्रेशर वाला टर्म नहीं आएगा, फार्मूला को पुट करो, प्योर गैस का मोलर मास तुमको पता होगा, वैल्यू पुट करो और आंसर तुम्हारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, NO NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। हो सकता है फार्मूले में लिख देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उसका फार्मूला होता है NO। NO2 diffuse through opposite end of a very thin semi-circular pipe as given in diagram as given in figure। देखो ये सेमी सर्कुलर पाइप है, बहुत पतला है, और 2 अपोजिट एंड से 2 गैस डिफ्यूज कर रहा है। एक NO गैस जा रहा है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, यानी बेसिकली इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर दे दिया और इसका पार्शियल प्रेशर दे दिया। O2 1 एटमॉस्फेयर पर और NO 2 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर पर अंदर की ओर डिफ्यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, वेरी थिन सेमी सर्कुलर का मतलब ये हुआ ना कि रेडियस आप 1 मीटर दिया है तो इंटरनल या एक्सटर्नल लो, एवरेज रेडियस 1 मीटर ही हो जाएगा। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम NO एंड, इस एंड से कितना डिस्टेंस होगा। वेयर फर्स्ट फ्लैश ऑफ ब्राउन फ्यूम विल बी ऑब्जर्व, जहां पर कि पहली बार ब्राउन फ्यूम यानी कि भूरा धुआं, ब्राउन फ्यूम ऑब्जर्व किया जाएगा। कभी भी इस तरह से लिखे ना कि वाइट फ्यूम डेवलप हो गया, ब्राउन फ्यूम डेवलप हो गया, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि दोनों जो हैं गैस आपस में मिलेंगे और उनका आपस में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो कलर होगा उस तरह का होगा। यहाँ पर NO और O2 आपस में जब मिलेगा तो NO2 गैस बनेगा। NO और O2 बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 मिलता है ना, तो NO2 गैस बनता है।
यही ब्राउन होता है, ये तुमको दिमाग में लगाना है। यानी बेसिकली कह रहा है कि दोनों कहाँ पर मिलेंगे, पहली बार दोनों कहाँ पर मिलेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन है। और यही ब्राउन फ्यूम यही आपको ऑब्जर्व होगा, जहाँ पर मिलेंगे वहाँ रिएक्शन होगा और वहाँ पर NO2 गैस बन करके ब्राउन फ्यूम की तरह नज़र आएगा। तो मान लेते NO एंड से ये डिस्टेंस पूछता है x मीटर, मान लिया मीटर में ही, मान लो मीटर में ही सब चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से मान लिया कि यहाँ तक x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ कितना होता है, ये जो सरकमफ्रेंस होता है पूरा सर्कल का कितना होता है 2πr। तो अगर आधा ही सर्कल है तो कितना होगा πr, यानी बेसिकली पाई r कितना 1 मीटर है, तो पाई गुने 1 तो पाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक पाई डिस्टेंस है और ये वाला x है तो पाई माइनस x ये हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस। यानी O2 जो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस होगा पाई माइनस एक्स और NO जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा x, और यहाँ पर दोनों जा कर के मिल जाएंगे। ये x पूछता है कि कितना x होगा। क्या दिमाग में आया, क्या सिखाया था? सिखाया ये था कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, यानी रेट का रेशियो जो होगा वो लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। ये बड़ा वाला फार्मूला जो लिखे थे लास्ट में ना, जिससे लास्ट लेक्चर में लास्ट फार्मूला जो बड़ा वाला लिखे थे, बताए थे, वो महासूत्र है। उसी फार्मूले में सारा सूत्र समाया हुआ है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन का। तो दिमाग में आया, अरे भाई ये तो जो हम रेट लिखेंगे, रेट किसका, NO का, डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, O2 का। ये किसके बराबर होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा NO और O2 उस रेशियो के बराबर। यानी डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगा, NO कितना करेगा, x मीटर करेगा, और O2 कितना करेगा, पाई माइनस एक्स। यही x आपसे पूछता है। इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखते हो, मोलर मास का रेशियो। मोलर मास ऊपर में किसका, O2 का, और नीचे में मोलर मास किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये अंडर सिमिलर कंडीशन लिखा है या दिया है, नहीं, दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है तो क्या लिखते हैं, P2/P1, यानी ऊपर में पार्शियल प्रेशर NO का 2 एटमॉस्फेयर और नीचे में पार्शियल प्रेशर O2 का कितना, 1 एटमॉस्फेयर। इट इज गिवन P2/P1, पार्शियल प्रेशर NO का ऊपर में और O2 का नीचे में, ये ध्यान रखना है कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। x डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 ये हुआ, और मोलर मास O2 का कितना 32, और NO को निकाल सकते हैं 16 और 14 30। जल्दी से क्वेश्चन करना है, यानी अप्रॉक्सीमेट आंसर लाना है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 कर सकते हैं ना, 32/30 का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा बच्चे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 पाई आई माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 3x इक्वल टू 2 पाई, तो x का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ गया 2π/3 मीटर। ये आंसर हो गया, है कि नहीं। ये क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है, यानी ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा मैथ्स भी लग रहा है, और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि रेट का रेशियो जो होगा लेंथ के रेशियो के बराबर, और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पूछ है इसमें कि NO और O2 आपस में मिलेंगे तो NO2 जो बनता है उसका कलर ब्राउन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 20 ml of helium diffuses in 10 seconds. Calculate volume of CH4 which will diffuse in 40 seconds under similar condition. इस बार वॉल्यूम की बात कर रहा, पहली बार क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मैंने सिखाया था कि रेट का रेशियो जो होता है वो मोल डिफ्यूज पर यूनिट टाइम का रेशियो के तो बराबर होता ही होता है, वो तो होता ही होता है, वो तो हम लोग लिखते ही हैं। लेकिन मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम के रेशियो में भी हम रेट को लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है ये लगाना है, रेट किसका, हीलियम का, और किसकी बात कर रहा है, CH4 का। चलो लिखते हैं, रेट हीलियम का अन बटा रेट CH4 का। इट इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम किसका, हीलियम का, बटा टाइम किसका, हीलियम का, लिख दिया। अब रेट हमको CH4 वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो वॉल्यूम किसका, CH4 का, एंड बटा टाइम, तो टाइम कहाँ चला गया, ऊपर में, किसका, CH4 का, लिख दिया। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यही रेट का रेशियो भी सिखाया था। और फिर लॉ लगा देते हैं भाई, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशन, लास्ट में लिखा ना सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या सिखाया था,
सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या ये प्रेशर वाला यहाँ पर रेशियो आएगा? नहीं आएगा, प्रेशर बराबर है तो पी पी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा? मोलर मास किसका? CH4 का, है ना इंटरेस्टिंग। और नीचे में मोलर मास किसका? हीलियम का। अब देखो वॉल्यूम हीलियम का दिया है, वॉल्यूम CH4 का पूछता है और बाकी दोनों का टाइम दे दिया है। इस फॉर्मूले से आ जाएगा यार। वॉल्यूम हीलियम का कितना? 20 ml डिवाइड बाई टाइम CH4 का। CH4 का देखो टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, टाइम हीलियम का 10 सेकेंड, और वॉल्यूम CH4 का यही कैलकुलेट करना है कि 40 सेकेंड में CH4 का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा अंडर सिमिलर कंडीशन। मोलर मास CH4 का 16 होता है और हीलियम का 4 होता है, तो बहुत बार कर लिए। चर्चाओं का 16 यानी 2 के बराबर। यहाँ से वॉल्यूम CH4 हम कैलकुलेट कर 10 दूना 20, 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वॉल्यूम तुम्हारे पास CH4 का आ गया, है ना। इसको उधर लेते जाओ, कैंसिल हो गया, भी को भी उधर ले जाओ, यानी 40 ml। ml में है तो आंसर ml में आ जाएगा। कितना ml था? 20 ml। तो आंसर फाइनल क्या आएगा? ml में। ये आंसर तुम्हारे पास हो गया। ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है और नीट वगैरह और JEE मेंस में भी पूछते रहता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, रेट ऑफ डिफ्यूजन of C2H6 is 1.53 times the rate of diffusion of a gaseous hydrocarbon। कोई भी एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है। गैसियस हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन है। तो C2H6 का जो रेट है उस हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में कितना गुना है? 1.53 टाइम्स। ये कह रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन। जैसे ही अंडर सिमिलर कंडीशन कहे ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फार्मूला में प्रेशर वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, यानी प्रेशर वाला टर्म लिखना ही नहीं है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे? रेट लिखते हैं किसका? C2H6 का, डिवाइड बाई रेट किसका? Hc मतलब हाइड्रोकार्बन का जो अननोन है। यहाँ पर क्या प्रेशर वाला टर्म आएगा? नहीं आएगा, यानी अंडर सिमिलर कंडीशन ऊपर में मोलर मास किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का। ये आपको नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है। और नीचे में मोलर मास किसका? C2H6 का, है कि नहीं। तो रेट कहता है C2H6 वाला ना, हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में 1.53 टाइम्स है। 1.53 लिख दिया रेट का रेशियो। मोलर मास हाइड्रोकार्बन का आपको नहीं पता। C2H6 का मोलर मास तो निकाल सकते हैं, 12 दूना 24 और 36 30। इधर स्क्वायर रूट अगर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो मोलर मास हाइड्रोकार्बन का यहाँ से निकाल सकते हैं 1.53 का स्क्वायर कर लेना एंड मल्टीप्लाई बाई 30 कर देना, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 आता है, 70 ग्राम पर मोल। ये आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते रहता है, खास करके JEE मेन में पूछता है और नीट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ NH3 is 2 times the rate of diffusion of pure SO2 गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। कह रहा है यहाँ NH3 डिसोसिएट कर रहा है। पहली बात, NH3 डिसोसिएट करेगा किसमें? N2 और H2 में। अगर रिएक्शन नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए कि NH3 जब डिकम्पोज करता है तो उसका प्रोडक्ट N2 और H2 मिलता है। तो N2 मिलेगा और H2 मिलेगा डिसोसिएशन से। और अब जो गैसियस मिक्सचर रिजल्टिंग आया, यानी प्रोडक्ट होगा N2H2 और कुछ NH3 जो बचेगा, यानी NH3 जो कुछ बचेगा, N2 जो बनेगा और H2 जो बनेगा, 3 गैस का मिक्सचर हो गया, गैसियस मिक्सचर हो गया। उसके रेट को कंपेयर कर रहा है प्योर SO2 गैस के रेट से अंडर सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन का मतलब T और P का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, गैसियस मिक्सचर का और SO2 का, है कि नहीं। केस नंबर 3 जो पढ़ाया था, कितना गुना है? 2 टाइम्स है। गैसियस मिक्सचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। तो कैलकुलेट परसेंटेज NH3 डिसोसिएटेड, कितना परसेंट NH3 डिसोसिएट कर गया, अर्थात 100% नहीं किया। 100% अगर करता तो नहीं पूछता कितना परसेंट डिसोसिएट किया। परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा, इसका मतलब NH3 का कुछ अमाउंट अनडिसोसिएटेड भी रह गया। कैसे करेंगे? देखो सब ध्यान से, इसको 2 पार्ट में पहले तोड़ देते हैं। निकालना क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी अल्फ़ा कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज में अल्फ़ा मिल जाएगा। अल्फ़ा सिखाया था, यहीं पर सिखाया। 1 मोल में से जो डिसोसिएट करेगा उसको अल्फ़ा कहते हैं, उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा आंसर। तो देखो भाई,
अल्फ़ा कैलकुलेट करना है और फार्मूला लगाना है मोलर मास मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर जो कि अब 3 गैस का मिक्सचर होगा, डिवाइड बाय मोलर मास प्योर SO2 गैस का। अंडर सिमिलर कंडीशन में क्या सिखाया था, फिर से वाला टर्म नहीं होगा। SO2 का मोलर मास आपको ऊपर में पुट कर देना है और नीचे में मोलर मास मिक्सचर का पुट करना है। SO2 का तो मोलर मास तुमको पता है, निकाल भी सकते हो। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 यानी 32 दूना 64, ऊपर वाला पता है। ये नीचे वाला मोलर मास मिक्सचर का अगर पता चल जाए तो ये तो रेट का रेशियो तो तुम्हारे पास दिया ही हुआ है। ये रेट लिखोगे, रेट किसका, मिक्सचर का, और रेट किसका, SO2 का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अब ये रेट का जो रेशियो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 के बराबर। गैसियस मिक्सचर जो अब NH3 बचेगा और कुछ गैस बनेगा, तीनों को गैस को मिला के मिक्सचर जो बनेगा उसका रेट SO2 के रिस्पेक्ट में कितना गुना, 2 गुना। अब यहाँ पर मोलर मास मिक्सचर का यदि मिल जाए वो कैसे निकालेंगे, सिखाया था कि अगर गैसियस मिक्सचर है तो M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, 3 है तो 3 बार, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। तो देखोगे भाई क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं। क्या रिएक्शन है, NH3 गैस है, किस में टूटेगा तो N2 में टूटेगा और H2 में टूटेगा, है कि नहीं। अब T रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। T इक्वल टू 0 पर कितना मोल लिया जाए, देखो कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो ना तो 1 मोल ले लो, 1 मोल में से जो जाता है वही अल्फा कहलाता है। तो T इक्वल टू 0 पर मोल नहीं दिया, कितना मोल लोगे, क्योंकि हमको अल्फा निकालना है, 1 मोल ले लोगे। अल्फा क्यों सर, परसेंटेज कह रहा है, अरे अल्फा निकाल लोगे तो 1 मोल में से अल्फा होता था, 100 मोल में से क्या करोगे 100 अल्फा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही परसेंटेज डिसोसिएशन कहलाएगा। शुरुआत में ये नहीं था, और किसी टाइम T पर, T इक्वल टू T का मतलब कुछ देर के बाद इसमें से अल्फा गया, यही अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सिखाया था इसी टॉपिक में, गैसियस स्टेट में सिखाया है। ये कितना बनेगा, 2 मोल देगा, 1 मोल तो अल्फा कितना देगा, अल्फा बाई 2, 2 मोल देगा, 3 मोल तो 1 मोल कितना देगा, 3/2, तो अल्फा कितना देगा, 3 अल्फा बाई 2। टोटल नंबर ऑफ मोल अब जो है ना NH3 N2 और H2 को मिला करके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, यानी इसका भी मोल है, इसका भी मोल है, इसका भी मोल है। अब एवरेज मोलर मास हमको निकालना, देखो एक दूसरा फार्मूला भी एवरेज मोलर मास निकालने का जल्दी से सॉल्व हो जाता है। मोलर मास गैसियस मिक्सचर का, यही गैसियस मिक्सचर हो गया तुम्हारे पास। क्या करोगे, मोलर मास होता क्या है, मास पर यूनिट मोल, यानी बेसिकली ऊपर में टोटल मास पुट करोगे। ये आप फार्मूला जो लिखते हो ना, M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, यानी इसका मोलर मास गुने N1, इसका मोलर मास गुने N2, इसका मोलर मास गुने N3। ये बेसिकली क्या हो रहा है, मोल गुने मोलर मास जब करते हो तो मास ही मिलता है, तो तीनों का मास को जोड़ेंगे तो टोटल मास आएगा, एंड डिवाइड बाय क्या, टोटल मोल। यानी गैसियस मिक्सचर के लिए नीचे में क्या लिखते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, बेसिकली सबका मोल को जोड़ करके। तो ऊपर वाला जो आप M1 N1 का समेशन लिखते हो बेसिकली टोटल मास ही मिक्सचर का होता है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखोगे, टोटल मास तो हमको नहीं पता है बच्चे, केमिकल रिएक्शन में टोटल मास शुरुआत में जितना लिया था रिएक्शन के बाद भी उतना ही रह जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि आपने NH3 का 1 मोल लिया था तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग NH3 का मास कितना था, मास कैसे निकालते हो, मोल गुने मोलर मास, तो 1 गुने NH3 का मोलर मास 14 और 3 17, यानी बेसिकली 17 ग्राम था, 17 ग्राम था बच्चे। NH3 का शुरुआत में सिर्फ NH3 मौजूद था, उसका 1 मोल था, तो 1 मोल का मास 17 ग्राम के बराबर था। रिएक्शन होने के बाद भी ओवरऑल जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला करके भी 17 ग्राम ही होगा। कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास चेंज नहीं करता। तो ऊपर वाला मास अब ये निकालोगे ना, इसका मोलर मास 17 गुने 1 माइनस अल्फा, इसका मोलर मास 28 गुने अल्फा अपॉन 2, और इसका मोलर मास 2 गुने 3 अल्फा बाई 2, तो आप जोड़ोगे तो 17 के बराबर ही आ जाएगा। एकदम जादू है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टोटल मास केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं करता, यानी ये आप जितना मास शुरुआत में लिए तो उतना ही रह जाएगा, 17 का 17 ही बाद में कैलकुलेट करने पर भी रहेगा। डिवाइड बाई टोटल मोल जोड़ो ना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, सबका मोल ये बच गया, ये बना गैसियस मिक्सचर में सबका मोल को आपने जोड़ दिया, तो ये हो गया 17/1
1 प्लस अल्फ़ा है ना, 1.5 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया तो अल्फ़ा, यानी सॉल्व करने पर ये आया। अब यही अल्फ़ा निकालना है। मोलर मास मिक्सचर का तुम्हारे पास मिल गया, यहाँ पुट करते हैं ना। मोलर मास SO2 का आपको पता है कितना 64, और ये मोलर मास मिक्सचर का मिला 17/1 प्लस अल्फ़ा। 17/1 प्लस अल्फ़ा कहाँ चला जाएगा ऊपर में, और इसका क्या स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर, 2 के बराबर। अब क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर दो उधर भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो होगा 64 1 प्लस अल्फ़ा, है कि नहीं। और ये देखो ये 17 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 17 चौका 68 है ना। इंटरेस्टिंग, 17 ये स्क्वायर किया तो 2 दूना 4, 17 चौका 68। यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, आता है 0.0625, इतना आता है अल्फ़ा का वैल्यू आया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, यानी एक मोल में से 0.0625 जाएगा। लेकिन क्या पूछता है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछता है बच्चे। तो परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन ना IIT एडवांस वगैरह में पूछता है, तो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मिला कर क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फ़ा में 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आ गया 6.25%, यही आंसर हो गया, है कि नहीं। परसेंटेज डिसोसिएशन यानी 100 मोल लेते तो 6.25%, 6.25 मोल उसका डिसोसिएट करेगा। एक कॉन्सेप्ट है जिस पर कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता है, वो क्या है, वही जो लॉ पढ़े थे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़े थे कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, पढ़े थे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ T एंड P रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होता है, यही तो पढ़े थे। अर्थात जिसका मोलर मास कम है तो ये रेशियो ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, और जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। सीधी सी बात है, नीचे में है ना, तो नीचे वाला अगर ज़्यादा तो ये कम तो ये ज़्यादा। वही कह रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ T एंड P लाइटर का मतलब क्या, हल्का, जिसका कि मोलर मास कम है। लाइटर का मतलब जिसका मोलर मास कम है, वह गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैस, जो भारी गैस होगा यानी जिसका मोलर मास ज़्यादा, उसके रिस्पेक्ट में फास्टली डिफ्यूज करेगा। सीधी सी बात है, इसी प्रिंसिपल को हमने लगाया। जैसे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ T एंड P अगर गैस लिखें तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न H2 का ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न हीलियम से, ये ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न N2 से, ये ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न O2 से, ये ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न CO से, ये बराबर होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न N2 का। ये दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों का मोलर मास बराबर है। 16 12 28, 16 दूना 28, यानी कि अगर सिमिलर कंडीशन है और मोलर मास बराबर है तो दोनों गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बराबर होगा। सिमिलरली ये बड़ा होगा, है कि नहीं। CO2 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न CO2 के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, भारी है 44 होता है, और ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न N2O का। N2O का मोलर मास भी 44 है कि नहीं। तो ऐसा कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछता है और बड़ा आसान है, जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, और अगर मोलर मास बराबर होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न बराबर भी हो जाएगा। कब, हमेशा नहीं, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का अंडर सिमिलर कंडीशन। क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पाइप है और पाइप में दोनों एंड से दो गैस एंटर कर रहा है, एक तरफ से HCl गैस और दूसरी तरफ से NH3 गैस एंटर कर रहा है। कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्रेशर के बारे में जानकारी नहीं देता तो हम मानते हैं सिमिलर कंडीशन में है। तो दो गैस इधर और उधर से जा रहा है। इस पाइप का लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता ये है कि वाइट फ्यूम कहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्व होगा। ये अभी क्या सिखाया था, वाइट फ्यूम कहे, ब्राउन फ्यूम कहे, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, गैस आपस में मिलेंगे और रिएक्शन होगा।
तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका कलर वो होता है। जैसे यहाँ पर HCl और NH3 आपस में मिलेगा तो NH4Cl बनेगा। ये जो वाइट फ्यूम आएगा वो किसके चलते आएगा, NH4Cl बनेगा। तो ये जो NH4Cl बनेगा ना उसका कलर वाइट होता है, उसी के चलते वाइट कलर वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, वो दिख जाएगा। यानी बेसिकली दोनों कहाँ पर मिलेंगे ये हम कैलकुलेट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है नियर विच गैस, किस गैस के करीब ये बनेगा। ये तो बिना कैलकुलेट किए हुए हम बता सकते हैं। अरे जो गैस धीरे दौड़ेगा, धीरे रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, उसी के करीब बनेगा ना। क्यों, बहुत कम चला, जो फास्ट चलता था ज़्यादा चल गया, तो किसके करीब बनेगा, जो कि धीरे चला। एक मोटा आदमी दौड़ रहा था, एक पतला आदमी दौड़ रहा था। अब कहें कि किसके पास मिलन होगा, मोटा आदमी के पास मिलन होगा जो कि धीरे चलता है। जो पतला हो तो फटाक से दौड़ करके मोटे आदमी के पास पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा, किस गैस का मोलर मास ज़्यादा है। तो HCl का मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, Cl का होता 35.5, 36.5 आया ग्राम पर मोल, है कि नहीं। और NH3 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो 17 ही तो है, इसका मोलर मास कितना 17 ग्राम पर मोल। तो हैवियर कौन हुआ, ये हैवियर हो गया, ये हैवी हुआ, भारी गैस हुआ जिसका कि मोलर मास ज़्यादा है। तो मोलर मास वाला रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, कम दौड़ पाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसी करीब। ये चलेगा थोड़ा कम, मान लो कितने ही चला, ये डिस्टेंस x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x। ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन में वो भी पूछा है। यानी बेसिकली उसके करीब बनेगा जो कि मोटा होगा, जो कि हैवियर होगा, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा। तो पहले वाले के लिए आंसर क्या होगा, आंसर हो गया नियर भारी वाला गैस, यानी नियर HCl। HCl के करीब वाइट फ्यूम बनेगा, यानी दोनों का मिलन होगा, पहला आंसर। बी पार्ट कहता है कि डिस्टेंस बताओ HCl से कि कहाँ पर दोनों मिलेंगे, यानी ये जो फेनोमेना होगा मिलने का, वाइट फ्यूम बनने का, कहाँ पर आकर, आकर का मतलब क्या होगा, टेक्स्ट प्लस। तो क्या करेंगे क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए, आप बताया था क्या करते हैं, रेट लिखोगे किसका, HCl का। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी तो लिया था सेमी सर्कुलर वाला, रेट किसका, NH3 का। ये किसके बराबर, कुछ नहीं लिखा तो क्या बता, अंडर सिमिलर कंडीशन, प्रेशर वाला टर्म नहीं आएगा। ऊपर में मोलर मास किसका, NH3 का, और नीचे में मोलर मास किसका, HCl का। अब रेट का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है उसका रेशियो का बराबर, ये तो सिखाया था। HCl कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और NH3 कितना 100 - x। ये सब कॉन्सेप्ट जो सिखाया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। अब देखो भाई, अब तो कैलकुलेशन रह गया, ये बाकी आप कर सकते हैं, x / 100 - x इट इज इक्वल टू मोलर मास NH3 का 17 और HCl का 36.5। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करके, ये 17 दूना 34, लगभग 1/√2, 1/√2 कितना होता है 1.414, ऐसा कुछ। तो उसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे और ये x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट x, और क्या, यही x जो होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रीकिंग का क्वेश्चन है। कहता है कि बलून्स आर केप्ट अंडर सिमिलर कंडीशन इन लार्ज कंटेनर्स। देखो 3 बलून है, एक में H2 है, एक में O2 है और एक में N2 है, सब बलून्स हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स में रख दिया गया। कंटेनर में भी गैस है, एक में N2 है, बाहर में बलून के बाहर में हीलियम है और N2 के बाहर में CO है, यानी तीनों कंटेनर में पहले से भी गैस है और उसमें 3 बलून्स रख दिए गए, H2, O2 और N2 अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन। तो अंडर सिमिलर कंडीशन जैसे ही देखेंगे ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए हल्का वाला गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा और भारी वाले का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। हल्का वाला ज़्यादा भागेगा और भारी वाला कम भागेगा, है कि नहीं। क्या किया, प्रिक कर दिया, ऑन प्रिकिंग मतलब होल कर दिया, बलून में होल कर दिया। विच विल श्रिंक, श्रिंक का मतलब साइज का घटना, एंड विच विल एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब साइज का बढ़ना। कौन बलून साइज में घट जाएगा और कौन बढ़ जाएगा, या साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। पहला केस लेते हैं, देखो सब ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको प्रिक कर दिया, अब क्या होगा,
ये H2 गैस बाहर निकलना चाहेगा और N2 गैस अंदर घुसना चाहेगा। प्रेशर के डिफरेंस के चलते ना डिफ्यूज़न होता है, तो बाहर में H2 नहीं था, बाहर निकलना चाहेगा, अंदर में N2 नहीं था तो अंदर में N2 जाना चाहेगा। यानी N2 और H2, तो तुमको पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न H2 का होता है ज़्यादा हल्का गैस से, किससे? रेट ऑफ N2 से। जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा। तो ये वाला गैस निकल गया ज़्यादा, 2 एरो कर दिया मतलब ज़्यादा निकल गया, और ये वाला अंदर में कम इंटर कर पाया क्योंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम है H2 के रिस्पेक्ट में। तो ओवरऑल नंबर ऑफ मोल H2 गैस का जो शुरुआत में था उसके रिस्पेक्ट में घट ना जाएगा, क्योंकि अंदर में गया कम, बाहर निकल गया ज़्यादा, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? घटेगा। और मोल घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। PV इक्वल टू nRT से नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया? श्रिंक करेगा, है ना? इंटरेस्टिंग, श्रिंक करेगा। अब इसको जरा देखते हैं। प्रिक कर दिया, हीलियम गैस अंदर जाना चाहेगा और O2 बाहर, तो O2 बाहर निकला। अब बताओ रेट किसका बढ़ा? हीलियम का। किससे? O2 से, क्योंकि O2 बाहर, हीलियम हल्का। तो ये हीलियम ज़्यादा अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा। हीलियम जाना चाहेगा अंदर और O2 जाना चाहेगा बाहर, है कि नहीं? तो ये O2 बाहर निकला, 1 एरो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम है, और हीलियम का 2 एरो का मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अंदर घुसने का ज़्यादा है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ मोल बालून में क्या हो गया? बढ़ गया ना। हीलियम ज़्यादा घुस गया, O2 कम निकला, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या? एनलार्ज हो गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, नीट वगैरह में भी ये बहुत बार पूछ चुका है। अब अगला लास्ट वाला जरा देखते हैं। N2 और CO का पहले मोलर मास देख लेते हैं। 14 दूना 28, 12 और 16 28, यानी कि दोनों का मोलर मास सेम है, तो रेट भी क्या होगा? CO और N2 का सेम। यानी कि अगर प्रिक कर दिया तो जितना CO का मोल अंदर में जाएगा उतना ही N2 का बाहर निकलेगा, अर्थात नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रह गया बच्चे। N का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का रेट बराबर है। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रह जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या? कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो ना तो श्रिंक करेगा, नाइदर श्रिंक नॉर एनलार्ज, इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा किसका कम, इसके हेल्प से ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।